वेलकम बैक एवरीवन। काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। जी, मुर्जा का सवाल था कि अब जो है चाबार पोर्ट, वो मैं मैसेज नहीं पढ़ पाया था सही से, एंड हो गया है या पता नहीं क्या, ऐसा ही कोई सवाल था। तो देखिए, कुछ हिकअप्स तो आए हैं। काफी टाइम के लिए ये प्रोजेक्ट काफी हॉल्ट भी हो गया था। काफी इश्यूज भी चले बिटवीन ईरान एंड इंडिया, लेकिन ये प्रोजेक्ट वापस से स्टार्ट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप जो है डेवलपमेंट पोर्ट की वो कंटिन्यू हो चुकी है। और आगे जाके ये जो काम है ये और ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है। अब आते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील से जो यूएसए ने पुल आउट किया। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब आते हैं कि इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के ऊपर क्या होने वाले हैं। हालांकि चाइना और ईरान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना इन्वेस्ट करने वाला है ईरान के अंदर, अभी भी उसको लेकर इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। अब आते हैं कि इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, बल्कि क्या इम्पैक्ट हुआ है जैसे यूएसए ने पुल आउट कर लिया, क्योंकि पुल आउट करने वाली ये बात काफी पुरानी हो चुकी है। अगर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है पुल आउट करने के बाद, डेफिनेटली अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, वहां पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो इससे क्या होता है, रेफ्यूजी क्राइसिस होते हैं। और क्योंकि ईरान के साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है, तो इससे क्या हो सकता है, रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकते हैं, लोग इन्फ्लक्स कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में और ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। फिर इसकी वजह से इंडिया का रोल ईरान के अंदर और ज्यादा इम्बोल्डन हो सकता है। एज ए रिजल्ट इंडिया जो है वो अब ईरान को यूज कर सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान। हम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, अगर अब हम ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते सैंक्शंस के डर से, एक्सपोर्ट्स भी हम इतने ज्यादा नहीं कर सकते यही सैंक्शंस की वजह से, ट्रेड हमारा इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो वगैरह वगैरह यही सारे रीजंस हैं कि हमें ऑयल चाहिए, हम ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाते, और हमारे पास जो है क्रॉप्स हैं जैसे वीट है, राइस है, वगैरह वगैरह, ये हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ईरान को। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। ये सारे कुछ इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर हो सकते हैं। अब आते हैं कि डी एस्केलेशन इन रिलेशंस को कैसे किया जाए, डी एस्केलेशन कैसे की जाए, रिलेशंस को रिवाइव कैसे किया जाए। उसके बाद फिर प्रेजेंट सिनेरियो पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएसए को यूनिलैटरलिज्म को अबेंडन करना चाहिए। ये जो खुद से डिसाइड करते हैं, इसको अबेंडन करना चाहिए और मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर वापस आना चाहिए, मल्टीलेटरल अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। देयरफॉर अगेन वापस से यूरोप को इन्वॉल्व करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मतलब क्या है, ये थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ। जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको खत्म किया जाए, ताकि इकोनॉमी जो है ईरान की वो सस्टेन हो सके वापस से। इसके अलावा यूएसए और ईरान की जो है कन्फ्रंटेशन होती रहती है पर्शियन गल्फ में, तो इस कन्फ्रंटेशन को भी अवॉइड करना चाहिए। पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो यहीं पर ही है। ये एक जो नैरो स्ट्रिप है, ईरान यहाँ पर मौजूद है, और ईरान हमेशा ये थ्रेटन करता है कि यहाँ से जो शिप्स आ रही हैं हम इनको ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पर यूएसए की भी शिप्स मौजूद होती हैं, तो हमेशा ईरान और यूएसए की कन्फ्रंटेशन यहाँ पे हमें नजर आई है। इसको भी अवॉइड करने के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाए। एट द सेम टाइम जो इसराइल की कंसर्न्स हैं, जो सऊदी अरेबिया के कंसर्न्स हैं, इनको भी एड्रेस किया जाए। सऊदी अरेबिया के क्या कंसर्न्स हैं? सऊदी अरेबिया का ये कंसर्न है कि जो सीरिया है, यमन है, यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है ईरान की उसको खत्म किया जाए। चाहे सऊदी अरेबिया हो या फिर ईरान हो, इनके बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट्स ही दूसरे हैं। ये भी एक तरह से रीजनल हेजेमनी के लिए, सुप्रीमेसी के लिए इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है।
तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है हेजमनी को लेकर, इसको भी एड्रेस किया जाए। इसराइल के कंसर्न्स क्या है? इसराइल का कंसर्न ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन कभी भी नहीं आना चाहिए, और ईरान जो है इसराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, एक पोटेंशियल थ्रेट है। इस थ्रेट को भी कैसे ना कैसे करके खत्म किया जाए। तो इन दोनों कंट्रीज के कंसर्न्स को भी देखना चाहिए। डिप्लोमेटिक टाइज को अगेन रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि पुल आउट के बाद बातचीत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। यूएसए की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो एंगेजमेंट है, उसको भी कम से कम करना चाहिए। अब आते हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर, और हम इस पे बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम कहते हैं सीबीएम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और करंट अफेयर्स में हम कहते हैं बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करना, जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको खत्म करना। तो आपने लिखना है ये ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको खत्म करना है। अब आते हैं कि ये ट्रस्ट कैसे, डेफिसिट जो है इसको कैसे खत्म करना है। अब आप ओवरऑल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएसए ने यूनिलेटरली पुल आउट किया इस एग्रीमेंट से। इससे एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो चुका है। अब इस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे मीट किया जाए? एक ही तरीका है कि अब यूएसए अपनी फुल कमिटमेंट दिखाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिटमेंट अगर शो होगी तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो वापस खत्म हो सकता है और ट्रस्ट रिस्टोर हो सकता है। इसके अलावा ये भी शो होता है इस पुल आउट से कि ये एक यूनिलैटरल डिसीजन है। तो अब यूनिलैटरल डिसीजंस को अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं प्रेजेंट सिनेरियो पे। जैसे ही यूएसए ने पुल आउट किया, पुल आउट करने के बाद ईरान के ऊपर फौरन सैंक्शंस लग गए। यूएसए के सैंक्शंस हैं डेफिनेटली, ये वापस से सैंक्शंस लग गए। लेकिन अगर ईरान कंप्लायंस शो नहीं करता तो यूएन के सैंक्शंस हैं, आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है। यूएसए के सैंक्शंस हैं, यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस अलग से, यूएन के सैंक्शंस अलग से। यूरोप अगर सैंक्शंस लगाना चाहे वो अलग से लगाएंगे। अगर ईरान कंप्लायंस शो नहीं करता तो ईरान को ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। बट व्हाट अबाउट द यूएसए? इफ यूएसए पुल्स आउट फ्रॉम एनी एग्रीमेंट, तो ये भी तो कंप्लायंस नहीं है ना, कि आपने एग्रीमेंट के साथ कंप्लायंस शो नहीं की है, हालांकि जो प्रोविजंस हैं उनको कंप्लीटली ईरान ने फुलफिल किया है। देन देयर इज नो पनिशमेंट फॉर द यूएसए। अगर यूएसए ने ईरान जो न्यूक्लियर डील है उससे पुल आउट किया है तो यूएसए के लिए क्या पनिशमेंट होंगे? कि एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट से आप पुल आउट करते हो तो आपके लिए कोई पनिशमेंट है या नहीं है? यूएसए गोज स्कॉट फ्री, देयर इज नो पनिशमेंट फॉर द यूएसए। लेकिन अगर ईरान जो है पुल आउट करता है तो ईरान को पनिश किया जाएगा, सैंक्शंस लगाए जाएंगे, ब्लॉकेट्स हो सकते हैं, एसेट्स को सीज किया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है। उनके जो फोर्सेस हैं उनको टेररिस्ट फोर्स का नाम दिया जा सकता है, उनको टेररिज्म के साथ लिंक किया जा सकता है। तो ईरान का सबसे बड़ा कंसर्न ये है। तो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि जैसे ही जो बाइडेन पावर में आए हैं, उन्होंने पहला पहला काम ये किया है कि हम कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकें ईरान के साथ। या तो इस डील में हम वापस आ जाएं या इस डील में कोई चेंजेस करें। बातचीत स्टार्ट है, वापस से इस ईरान न्यूक्लियर डील को अब रिवाइव करना चाह रहे हैं कि अब यूएसए भी इसका पार्ट बने, ईरान भी कोई वायलेशंस वगैरह नहीं करे। इसके ऊपर अब बातें हो रही हैं। यहाँ पर ईरान का कंसर्न क्या है? ईरान का कंसर्न ये है कि यूएसए ने हमेशा जो फॉलो की है पॉलिसी वो है मैक्सिमम प्रेशर वाली, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा ईरान के ऊपर। इस मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी को सस्टेन कर लिया है ईरान ने। ईरान ने मैक्सिमम जो प्रेशर है यूएसए का उसको सस्टेन कर लिया है।
अब ईरान का कंसर्न ये है कि लेट सपोज अगर हम एग्रीमेंट में वापस आ भी जाते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इन फ्यूचर यूएसए फिर से पुल आउट नहीं करेगा। इनके पास कोई गारंटीज मौजूद नहीं है। एट द सेम टाइम इस बार जो इस टाइम पे जो बार्गेन करने की जो पावर है, या फिर जो बार्गेन करने की अभी इस वक्त जो स्ट्रेंथ है, वो ईरान के पास है। इस वक्त ईरान बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर है कि वो बार्गेन कर सकता है, लेकिन वंस ये डील दोबारा से साइन हो जाती है, यूएसए वापस इस डील को ज्वाइन कर लेता है, तो ईरान के पास जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी। ईरान फिर से कोई चीज बार्गेन नहीं कर पाएगा। तो ईरान इस वक्त यही चाहता है कि अगर हम वापस डील में आ भी जाते हैं, यूएसए वापस डील में आ जाता है और एक हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर यूएसए वंस पुल आउट दोबारा से कर लेता है, या फिर दोबारा से यूएसए कोई कंसर्न शो करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास तो अगेन कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे फियर्स हैं ईरान के जो कि एड्रेस होना लाजमी है अगर इस डील को सक्सेसफुल करना है। अगर रीजन के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, अगर ईरान को काउंटर करना है, या फिर उसका जो रोल है उसको लिमिट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो इन सारी चीजों को कंसिडर करना चाहिए। एट द सेम टाइम यूएसए ये चाहता है कि ईरान की जो रीजन के अंदर लेकर एम्बिशंस हैं उनको भी लिमिट किया जाए, उनके ऊपर भी बात की जाए। ईरान इस बात को लेकर अग्री नहीं करेगा कभी भी कि उनके रोल को लिमिट किया जाए। हाउ कैन यू टेल अ कंट्री कि अच्छा यहाँ पे भी आपने नहीं जाना, यहाँ पे भी नहीं जाना, ये आप यमन से भी वापस आ जाओ, सीरिया से भी वापस आ जाओ। ऐसा कोई भी कंट्री इस बात के ऊपर अग्री नहीं करेगी। तो अभी ऐसे कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं इस डील को लेकर। लेट्स सी कि आगे जाके कोई डील क्रैक होती है या नहीं होती, या फिर बात और ज्यादा कंटिन्यू रहती है, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन बातचीत कंटिन्यू है। होपफुली आगे जाके कोई ना कोई सोल्यूशन इस चीज का निकल के हमारे सामने आ जाएगा। तो ये था आपका पूरा ओवरऑल ईरान न्यूक्लियर डील। पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा एनपीटी क्या है, उसका क्या रोल है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, उसको इन्फोर्स करने का मैकेनिज्म उसका क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन्स हैं, कोई सवाल है, तो आप पूछ लें। एनी क्वेश्चंस? पूरे कोर्स में आपने कुछ नहीं बोला, अभी तो बोल लें। कोई सवाल कोई सवाल है, कोई डाउट्स हैं? करंट अफेयर्स एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, हमेशा इसके अंदर कोई ना कोई अपडेट्स होती रहती हैं। टॉपिक्स यही हैं जो आपने कवर किए हैं। अब इसमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है, कोई डेवलपमेंट हो सकती है जिसको आपने ऐड करना होगा, वैल्यू एडिशन जिसको हम कहते हैं। वैल्यू एडिशन इनके अंदर होती रहेगी, अदरवाइज टॉपिक्स आपके यही रहेंगे। हमेशा अच्छे सोर्सेज से पढ़ना है आपने, जैसे फॉरेन पॉलिसी है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, इपरी है। इस तरह के जो अच्छे सोर्सेज हैं ना, इनको आप पढ़ें। डॉन, द न्यूज, अल जजीरा, टीआरटी, अब बस इनसे ये बहुत हो गया। अब आप खुद को अपग्रेड करें, अब इस तरह के सोर्सेज के ऊपर आए। रिसर्च पेपर्स, इनको पढ़ा करें, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा पॉलिश हो सके और ज्यादा बेहतर हो सके। तो आज का सेशन फिर इंशाल्लाह हम यहीं पे ही एंड करते हैं। आज आपने लाजमी अपना फीडबैक देना है, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। एक क्लास हम रखेंगे इंशाल्लाह, वो मैं आपको अपडेट करूंगा कुछ टाइम के बाद, जिसमें हम आंसर अटेम्प्टिंग के ऊपर बात करेंगे। वो लेक्चर प्रॉपर मुझे प्रिपेयर भी करना पड़ेगा,
नहीं, ऐसा नहीं है कि इस पेपर से सवाल आया था, ऐसा 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 नहीं होता। सवाल कहीं से भी आ सकता है आपका। और ये जो पेपर हो जाता है या फिर ऐसे हो जाता है, उसके बाद सोर्सेज से जो है वो स्क्रीनशॉट्स लेके भेजे जाते हैं, ये इसकी कोई भी वो नहीं है इम्पोर्टेंस। मैप्स प्रैक्टिस करनी है आपने। जी जी, आते हैं, लेकिन इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। मकसद मेरा ये है कि आप अपने सोर्सेज को अपडेट करें। मैप्स कैसे बनाने हैं, देखें। मैप्स जो है ना, आप फौरन से नहीं बना सकते। ये क्या हो गया? मैप्स बनाने के लिए पहले आपने करनी है प्रैक्टिस। पहले आप प्रैक्टिस करें। साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, इनके मैप्स सारे आपको आने चाहिए। बार बार इन्हीं कंट्रीज के मैप्स को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। इतनी आप प्रैक्टिस कर लें कि जब पेपर में आपने वो मैप ड्रॉ करना हो तो आप वो मैप ऑलमोस्ट 5 सेकंड में ड्रॉ कर लें। बस इतना ये आपने इंश्योर करना है कि जो मैप है वो क्लियरली लगे कि अच्छा ये मैप जो है ये पाकिस्तान का मैप। एग्जैक्ट मैप आपने नहीं बनाना है, स्केल के ऊपर आपने मैप नहीं बनाना है। बस ये आपने इंश्योर करना है कि ये पाकिस्तान का मैप लगे। अब ये पाकिस्तान लग रहा है ना, ये आपको इसराइल तो नहीं लग रहा, पाकिस्तान ही लग रहा है ना। बस ये लगे कि अच्छा ये पाकिस्तान है। एग्जैक्ट स्केल के ऊपर मैप आपने नहीं बनाना है। अच्छा, कुछ मैप्स वगैरह भी मिलते हैं ना जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, वो जो क्या कहते हैं उनको, प्लास्टिक शीट के ऊपर जो मैप्स बने हुए होते हैं, वो आप ले आएं, उनके ऊपर वो करें। लेकिन वो भी टाइम टेकिंग है। आप प्रैक्टिस करें तो कुछ टाइम के बाद आप इजीली जो है 5 सेकंड में कोई भी मैप ड्रॉ कर लेंगे। जी, 5 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस करें। अब ये देखें, आपको ये मैप लग रहा है ना, पाकिस्तान का लग रहा है। एग्जैक्टली पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन लग तो रहा है ना कि पाकिस्तान ही है। इस तरह का मैप चलेगा। अब ये मैप बनाने में तो 2 सेकंड लगे, आपके सामने ही बनाया है। इस तरह का आपने मैप बनाना है। और जो मैप्स आपने बनाने हैं वो पेंसिल से नहीं बनाने, वो पेन से ही बनाने हैं। पेन यूज करेंगे, पेंसिल यूज नहीं करेंगे। और कोई सवाल? आप में से काफी स्टूडेंट्स ने फेसबुक पे रिव्यूज ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जिन्होंने नहीं लिखे तो इट्स माय काइंड हम्बल सबमिशन कि आप जाके 2-3 वर्ड्स रिव्यू में लिख दें। इनशाला फिर हम, मुझे पहले अब ये पेपर अटेंडिंग जो टेक्निक्स है इसको अपडेट करना पड़ेगा। ये अपडेट करके कुछ टाइम के बाद मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा कि एक क्लास हम रखते हैं, जिसमें मैं ये पूरी कोशिश करूं कि उसमें मैं इंट्रोडक्शंस कंप्लीट भी इंक्लूड करूं, कंप्लीट आउटलाइंस भी मैं उसके अंदर इंक्लूड करूं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि एक्चुअल में जो मैं आपको कह रहा हूँ वो होता कैसे है। अदरवाइज मैं सिर्फ आपको बता दूं, उसके इंट्रोडक्शंस वगैरह नहीं हो तो ये इनकम्प्लीट लगता है। तो ये स्लाइड्स वगैरह मैं प्रॉपरली एक बार प्रिपेयर कर लूँ, जिसमें मैं इंट्रोडक्शंस वगैरह कुछ लिखूं, उनको मैं उसके अंदर ऐड करूं, आउटलाइंस वगैरह। तो फिर हम पेपर अटेम्प्टिंग के ऊपर एक क्लास इंशाल्लाह रखेंगे। वो पेपर अटेम्प्टिंग्स में कीवर्ड्स भी आ जाएंगे, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में कीवर्ड्स आ जाएंगे, सवाल जवाब आंसर सारी चीजें उसके अंदर होंगी।
कीवर्ड्स वगैरह, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चंस, ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी। ओके जी, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर ही एंड करते हैं। जी नवल, आपने क्या कहा है वो मुझे मैसेज समझ नहीं आया, दोबारा से टाइप कर दें प्लीज। क्लास तो एंड हो गई है, ये इसके बाद वाला समझ नहीं आया। क्वेश्चंस तो आप चेक करवा सकते हैं, वो एग्जाम तक आप क्वेश्चंस चेक करवाएं अपने, करंट अफेयर्स के, पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस आप चेक करवा सकते हैं। चलें जी, इसी के साथ फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं। डू शेयर योर फीडबैक, रिव्यूज आपने लाजमी देने हैं। इंशाल्लाह फिर जैसे ही वो टाइम मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और इंशाल्लाह एक क्लास हम रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 2-3 क्लासेस रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।